कुछ कहीं कागज पे तो लिखते थे। तो उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। कहीं पे यदि संदेश भेजना था तो पोस्टमैन के द्वारा जाता था। लेकिन आजकल देखिए मोबाइल आ गया है। मोबाइल आया है, ये सब साइंस की वजह से हुआ। बोर्ड हुआ साइंस की वजह से, मार्कर साइंस की वजह से। यदि कोई भी चीज़ अभी हमारे सामने है जो पहले नहीं था, ये सब साइंस की वजह से हुआ। तो साइंस के बारे में आज हम जानते हैं। तो साइंस का परिभाषा क्या हम दे सकते हैं? अज्ञात वस्तु के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। अज्ञात वस्तु कोई भी हो जिसके बारे में हम नहीं जानते, वही क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। अर्थात अज्ञात वस्तु के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। क्या कह सकते हैं? अज्ञात वस्तु के बारे में जानना ही अज्ञात वस्तु के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। अज्ञात वस्तु के बारे में जानेंगे। कोई भी चीज अज्ञात हो। पहले के समय मार्कर नहीं था, साइंटिस्ट ने पहले सोचा कैसे बनाएंगे लिखने की सुविधा हो, तो पहले स्याही इंक बनाए होंगे। उसके बाद सोचे होंगे कि इसको किस तरह का सच्चा बनाए, इसको किस तरह से ढाले कि जो लिखने में आसानी हो। तो फिर अभी मार्कर से हम लोग लिख रहे हैं। पहले क्या होता था, हम किसी भी संदेश भेजते थे, मैसेज भेजते थे, तो आज चिट्ठी लिखे 1 महीना 1.5 महीना के बाद घर पहुंचता था, कहीं भी पहुंचता था। तुरंत नहीं पहुंच पाता था क्योंकि प्रोसेस से जाना पड़ता था। यहाँ से हम भेजते पोस्टमैन की तरह, पोस्टमैन फिर वो अपने ऑफिस भेजते, वहाँ से फिर जहाँ भेजने का रहता वहाँ जाता, बहुत दूर जाना पड़ता था, बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल देखिए मोबाइल हो गया, डेवलप हो गया, तुरंत सेकेंड नहीं लगता, तुरंत बात कर लेते हैं। ये सब क्या होता है? साइंस की वजह से होता है। साइंस हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और साथ ही हानिकारक भी होते हैं। साइंस क्या होते हैं? लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक होते हैं। अभी जितना टेम्परेचर अगर बढ़ता है, जितना लॉ भी होता है, उतना पहले के समय में इतना ऐसे नहीं होता था। आखिर इस सब का रीजन क्या है? इसका रीजन है साइंस। ये हानिकारक भी होता है, केवल लाभदायक नहीं। जितना हमें सुख होता है उतना साइंस से क्या होता है? दुख भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी पर्यावरण, पेड़ पौधे इतनी मात्रा में घट गए हैं, इतने घट गए हैं जो कि पहले इतना कम नहीं था, जिस कारण समय पे बारिश होता था। जिस वजह से आज साइंस जैसे जैसे डेवलप करते जा रहा है तो हम लोगों की सुविधा तो हो रहा है, लेकिन वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि ओजोन परत का क्षय होना, ओजोन परत में नीचे से क्या होते जा रहा है? हॉल होते जा रहा है, छिद्र होते जा रहा है। तो ये सब किस कारण से हो रहा है? ओजोन परत के कारण, ओजोन परत से हो रहा है। अब ओजोन परत में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अभी मोबाइल से जो यूज करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलता है, या फिर फ्रिज और बहुत यूज करते हैं तो उससे रेडिएशन निकलता है। ये सब सीधा जाके ऊपर में क्या करता है? O3, ओजोन O3 का बना होता है, उसमें उससे ऑक्सीडाइज होते रहता है, रिएक्शन करते रहता है, जिस वजह से क्या होता है? उसमें होल होते जा रहा है। अभी एग्जाम्पल के लिए बताएं कि जैसे हम लोग बंदूक सब का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत बंदूक का इस्तेमाल इसीलिए साइंस ने डेवलप किया है कि ताकि इस्तेमाल हम अपनी सुरक्षा के लिए करें। लेकिन अभी हम लोग उसका क्या करते हैं? दुरुपयोग भी कर लेते हैं। यदि किसी से थोड़ा बहुत मतलब वार्तालाप हो गया, दुश्मनी हो गया, या फिर बोलते हैं ना कि मतलब लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बात विवाद हो गया, तुरंत अब उसको क्या करते हैं? दुरुपयोग कर देते हैं बंदूक का। लेकिन बंदूक का उपयोग इसीलिए किया गया ताकि अपना सुरक्षित रहे, कोई गलत ऐसी हरकत न हो। तो अभी हम ये भी कह सकते हैं साइंस से क्या होता है? हानि भी होता है, लाभ भी होता है। साइंस से लाभ कैसे होता है? कितना दूर अभी देख लिए साइंस से हानि होता है। कैसे हानि हुआ? तो वही जितना मोबाइल हुआ, फ्रिज और हुआ,
इस सब से क्या होता है, रेडिएशन फैलता है, ओजोन परत की क्षति हो रहा है, पेड़ पौधा घटते जा रहा है, हमारी सुख सुविधा जैसे बढ़ती जा रही, बढ़िया बढ़िया सड़क चाहिए, सड़क कहाँ पे मिलेगा, पेड़ पौधा, अब सड़क जहाँ बन रहा है वहाँ पे पेड़ पौधा काटिए, और वो पेड़ पौधा काट दिए, वो जितना पेड़ पौधा काटे उतना तो क्षति हो गया। अब कहीं पे है एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे पेड़ पौधा जितना है सबको नष्ट किया जाए कर देते हैं। तो ये सब जितना होता पेड़ पौधा की क्षति होते जा रहा है, अर्थात हम अपनी सुख के लिए, सुविधा के लिए हम वातावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते, जिससे क्या होता है दूसरे रूप में, जिस रूप में हम वातावरण को नुकसान पहुंचाते उस रूप में हमें कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरे रूप में क्या होता है हमें नुकसान होता है। जैसे अभी पेड़ पौधा हम बहुत ज़्यादा मात्रा में काटते हैं तो ये इसका नुकसान हम लोग को कैसे पता चल रहा है, इस समय पे बारिश नहीं होता है जिससे फसल अच्छी नहीं होती है, तो ये भी अभिशाप ही हुआ। वरदान, अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर, जिस चीज से जा रहे हैं वो साइंस के डेवलप से ही हुआ है, वो सब क्या साइंस की वजह से ही हुआ है, इसी सब को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अर्थात अब किसी चीज को कैसे समझेंगे, अज्ञात है, हम परिभाषा में बोले हैं अज्ञात वस्तु के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। कैसे समझेंगे अज्ञात है, हम साइकिल से भी जा रहे हैं कहीं, साइकिल चलाते तो ऐसे थोड़ी होता है कि साइकिल पे चढ़ गए, दोनों साइड मिट्टी पे पैर रख रख के चल रहे, पैडल देते रहते तो मतलब मिट्टी के संपर्क में मात्र साइकिल का 2 चक्का ही रहता, बाद बाकी कोई संपर्क में नहीं रहता। लेकिन वही साइकिल को यदि हम खड़ा करते हैं तो वो गिरता क्यों नहीं, क्यों गिर जाता है, और जब चलते रहता है तब क्यों नहीं गिरता है, ऐसा कभी आपने सोचा है? बिल्कुल सोचे होंगे, ऐसा क्यों होता है? कभी कभी पता चलता है कोई चीज पानी में डूब जाता है और कोई चीज तैरते रहता है, बड़ा बड़ा जहाज पानी में तैरता है लेकिन एक छोटा सा पत्थर जाके डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये साइंस के कारण ही होता है। अर्थात हम इस सब के बारे में नहीं जानते हैं, जिस चीज के बारे में नहीं जानेंगे उसको कहाँ पढ़ेंगे, साइंस में, विज्ञान में पढ़ेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम खाना बनाते हैं, मम्मी लोग या फिर दीदी लोग कोई रोटी और बनाती होगी, तो गेहूं को पिसाने के बाद यानी आटा में पानी डाल रहे होंगे, पानी डालते हैं तो फिर पानी डालने के बाद फिर वो आटा फिर दूसरा रूप बदल लेता है। पानी से क्या करता है, पानी जैसे ही डालते तो उसका रूप अलग हो जाता है, तब हम रोटी बना पाते हैं, अन्यथा हम रोटी नहीं बना पाएंगे, बिना पानी का नहीं बना पाएंगे। कभी आपने सोचा है ऐसे क्यों होता है? फिर उसी को क्या करते हैं, रोटी बनाने के तावा पे देते हैं या फिर कोई ऐसा उपकरण जिस पे हम क्या करते हैं, रोटी को सेकते, उस पे देते, फिर उसका देखते रूप बदल गया। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? यही तो साइंस का कमाल है, जो हम अज्ञात वस्तु के बारे में जानते हैं ना, तो उसी को साइंस कहते हैं। और एक गिलास पानी लिए, पानी में चीनी डाल दिए, उसको फिर मिला दिए, थोड़ा देर में देखते चीनी उसमें नहीं रहता है, कहाँ चले गया? इसी को तो साइंस कहते हैं। जो अज्ञात वस्तु के बारे में जानना साइंस कहलाता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसका दूसरा परिभाषा ये भी होता है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त
ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या लिखें? सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। कुछ ऐसी ज्ञान होता है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसे लैब में जाकर क्या करना पड़ता है, उसे हमें देखना पड़ता है। इससे क्या होगा, कैसे होगा? जैसे किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, वो कहाँ चले गए? जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे पानी और चीनी का घोल, तो जैसे पानी में चीनी मिलाए वो कहाँ चले गया? मिल गया। ये सब स्टडी कहाँ चले गया, किस लिए? वो सब लैब में पता चलता है वो कहाँ गया, क्या। अब और क्या होता है, यदि वहीं पे पानी की मात्रा घटा के चीनी की मात्रा ज़्यादा दे दिया जाए, तब क्या होता है, कुछ चीनी गलता है, कुछ नहीं गलता है। ऐसा क्यों होता है? शुरू में जब पानी ज़्यादा था तो क्या हो गया, चीनी गल गया, कहाँ चले गया पता नहीं हुआ, पता नहीं चला। अब बाद में जब पानी चीनी ज़्यादा हो गया, पानी कहाँ है पूरा बिल्कुल बहुत कम पता चलता है। ऐसा क्यों? ये सब साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब को हम पढ़ेंगे, साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो साइंस को अब ऐसे में तो दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हो गए, पढ़ना भी मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाता। एक साथ कैसे पढ़ते? चीनी के बारे में पढ़ो, आलू के बारे में पढ़ो, हर चीज़ के बारे में पढ़ो, कैसे पढ़ना संभव हो जाएगा? पढ़ना संभव तो था नहीं। इसके लिए साइंटिस्ट सब ने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, बोल दिया कि इस पार्ट को इसमें पढ़िए, इस पार्ट को इसमें पढ़िए, सब पार्ट को अपना अपना बांट दिया गया। तो मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? मेनली साइंस को जो है ना 3 पार्ट में बांटा गया। साइंस को मेनली कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। वैसे तो बहुत है लेकिन मेनली 3 है, मुख्य में 3 ही है। जैसे 1 नंबर में आता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीसरा आता है फिजिक्स। बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र बोलिए, या रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। तीसरा होता है फिजिक्स, मतलब भौतिक विज्ञान। अब इसमें इसको 3 पार्ट में बांटा गया। तो साइंटिस्ट सब कैसे बांटे होंगे? कुछ ना कुछ तो इसका नियम होंगे ना, कैसे बांटते? ऐसे नहीं बोलते कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। पहले सबसे पहले सोचे कि आखिर इसको किस तरह से हम पढ़े। साइंस को इतनी हमें अज्ञात वस्तु है, सब के बारे में धीरे धीरे हमको ज्ञान मिल रहा है, और इसके बारे में कैसे सही से पढ़े कि और ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम जाने, बेहतर जाने, बेहतर से बेहतर कैसे हम जाने, इसके बारे में कैसे पता चले। तो उन्होंने सोचा कि जो सजीव, दुनिया में 2 ही जीव, या तो सजीव या निर्जीव। तो बोले कि सजीव को क्या करना है, बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। सजीव को किसके अंतर्गत पढ़ना है? बायोलॉजी के अंतर्गत। निर्जीव को किसके अंतर्गत पढ़ना है? केमिस्ट्री के अंतर्गत। दुनिया में 2 ही जीव, या तो सजीव होगा या निर्जीव होगा। जो सजीव हो जाएगा उसको बायोलॉजी के अंतर्गत, जो निर्जीव होगा उसको केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो अब बात रहेगी तो फिजिक्स के अंतर्गत क्या होगा? अब ये क्या है? केमिस्ट्री मार्कर है, इसको किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ये सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव। निर्जीव है, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। हम हैं, मेरे बारे में किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा? वायु के अंतर्गत। बिल्ली, कुत्ते, भेड़, पेड़ पौधा, इसके बारे में कहाँ पढ़ा जाएगा? बायोलॉजी के अंतर्गत। अर्थात जो सजीव होगा,
जो निर्जीव होगा उसके बारे में कहाँ पढ़ा जाएगा, केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये भौतिक विज्ञान इसके अंतर्गत किस में पढ़ा जाएगा, कौन चीज को पढ़ा जाएगा, ये दोनों के क्रिया विधि को, गतिविधि को। सजीव कुछ न कुछ करता है, निर्जीव भी कुछ न कुछ करता है, तो वो कैसे कर लेता है, इस चीज का ज्ञान हमें फिजिक्स के अंतर्गत मिलेगा। अभी हम बोल लेते हैं, बोलते हैं तो आवाज कैसे आप तक पहुंच रहे हैं, ये सब ज्ञान फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। अर्थात हम कहेंगे फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, ये दोनों का गतिविधि, गतिविधि के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। केवल गतिविधि ही नहीं, केवल गतिविधि ही नहीं, और सब चीजों के बारे में भी जानते हैं। जो चीज पदार्थ नहीं है उसके बारे में भी हम जानते हैं, जो चीज पदार्थ नहीं है उसके बारे में भी जानते हैं। कैसे, सूर्य का प्रकाश, या फिर अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, कैसे दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं प्रकाश है, उस सब के बारे में क्या करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। हम बोलते हैं तो आप तक साउंड पहुंच रही है, आवाज आप तक पहुंच रही है, कैसे, ये कैसे जा रहा है, इस चीज का जानकारी फिजिक्स के अंतर्गत मिलेगा। हम बोल कैसे लेते हैं, इसमें कौन चीज की जरूरत पड़ता है, ये फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के अंतर्गत आ जाएगा। कितना एनर्जी चाहिए, क्या होता है, नहीं होता है, ये सब हम फिजिक्स में करते हैं। तो हमने देखा कि सजीव के बारे में हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, निर्जीव के बारे में हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, और ये दोनों का गतिविधि के बारे में हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इतना ही नहीं, मेनली हम क्या बोले थे, मेनली ये तीन ही होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा होता है। आपने सुना होगा होम साइंस होता है, होम साइंस, और सुने होंगे कि सोशल साइंस होता है। उसके बाद होम साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस, डॉट डॉट ऐसे ही बहुत सारा साइंस हो सकता है, जैसे जियोलॉजी साइंस भी हो सकता है, जियोलॉजी साइंस, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या होगा साइंस होता है। तो लेकिन यदि हम ये तीनों को बढ़िया से पढ़ ले ना, इसी के अंतर्गत ये सभी साइंस आ जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम आगे देख रहे हैं, अब हमारा साइंस के बारे में जो सटीक जानकारी था मिल गया। हम लोग जान लिए कि साइंस क्या होता है, इसके बारे में सटीक जानकारी दे दिए। अब हमारा अपना सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है केमिस्ट्री। तो देखते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, नहीं आता है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। एक चीज तो तय हो गया है कि केमिस्ट्री के अंतर्गत जब भी पढ़ना है तो निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, निर्जीव पदार्थ के बारे में, निर्जीव वस्तु के बारे में हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पहले जान चुके हैं कि जो हम निर्जीव पदार्थ के बारे में जानेंगे, निर्जीव पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, केवल इसके बारे में, वो कैसे बना है, किस चीज से बना है और उससे क्या क्या हो सकता है, केवल इसके बारे में। अब उसके गतिविधि के बारे में हम नहीं जानेंगे। अब मार्कर है, मार्कर यहाँ से नीचे गिर गया, ऐसे जो नीचे गिरा ये कैसे गिरा, इसके बारे में हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंतर्गत ये नहीं पढ़ेंगे। केवल हम ये जानेंगे ये बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे इसके अंतर्गत, केमिस्ट्री के अंतर्गत। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। केमिस्ट्री शब्द अरब के मिस्र देश से हुआ आया है। कौन चीज आया? अरब के मिस्र देश से। और ये बना कैसे है? केमी शब्द से बना है, केमी से कीमिया बना है, कीमिया से केमिस्ट्री बना है। केमी शब्द से कीमिया बना है, कीमिया से केमिस्ट्री बना है। केमी मतलब होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। कीमिया एक भाषा है, कुछ है नहीं। काली मिट्टी के लिए जो भाषा का प्रयोग किया गया था, कीमिया भाषा प्रयोग किया गया, ठीक है ना। यह एक भाषा है कीमिया। अब इसी से क्या हो गया? केमिस्ट्री बना है। और इसको यहाँ पे केमी का मतलब बोले काली मिट्टी, कीमिया क्या है? भाषा है। कौन चीज के लिए भाषा होता है? भाषा है काला रंग का, काला रंग के लिए वहां प्रयोग होता है कीमिया। ऐसा नहीं कि काला रंग ही वहां भी बोलते हैं, वहां काला रंग नहीं बोलते, वहां काला रंग के लिए वहां पे कीमिया शब्द का प्रयोग होता है। अर्थात यह एक भाषा है जो किसके लिए प्रयुक्त होता है? काला रंग के लिए। इससे केमिस्ट्री बना है। तो आखिर ये काली मिट्टी क्या है, काला रंग क्या है, ये कीमिया केमिस्ट्री क्या है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये काली मिट्टी का मतलब होता है कि जो हम लोग के यहाँ कुछ बर्तन बनाया जाता है इससे, काली मिट्टी से। जो हर जगह मिट्टी वो नहीं पाया जाता, बहुत ही हार्ड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, घड़ा और या फिर कोई और बर्तन क्या करते हैं, बनाते हैं। बनाने के बाद उसको सुखाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। पता चलता है वो काला से, पहले तो काला से वो व्हाइट होता है, जब वो सूखता है व्हाइट से क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो जिस समय काला रहता है उस समय वो हार्ड होता है, लेकिन जिस समय उसको पानी और दे के मिलाते तो उस समय बहुत सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट होने के बाद क्या होती है, जब हम किसी रूप में उसको ढालते हैं तो वो व्हाइट कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का जब रहता है उस समय से क्या हो जाता है, जब व्हाइट कलर में बदलता है तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। और जब इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, आग में देते हैं, वो इतना हार्ड हो जाता है, इतना हार्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उस पर हम लोग खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वजन देना स्टार्ट कर देते, वो इतना कैपेसिटी हो जाता है कि वो वजन बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। तो वही वहाँ मिस्र के लोग, मिस्र के साइंटिस्ट ने देखे, लोगों ने देखे आखिर ये कैसे हो जाता है। ये घड़ा है, मिट्टी है, ये थोड़ा इसको रूप डाल दिए, ये थोड़ा टेम्परेचर दिए, सुखाए धूप में, ये थोड़ा हार्ड हो गया। अब आग के संपर्क में दिए तो इतनी ज़्यादा हार्ड हो गया कि हम इस पे खाना भी बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और साथ ही ये काफ़ी दिनों तक चलता है। उसके बाद यदि वो कच्चे रहता है, जिस समय ज़्यादा टेम्परेचर में उसको नहीं दिए रहते तो उस पर पानी डालते तो वो क्या होता है, फूट उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वहीं से केमिस्ट्री का निर्माण हुआ, वहीं से खोज शुरू हुआ।
तो केमिस्ट्री का निर्माण हुआ। लेकिन वहाँ के लोग केमिस्ट्री को केमिस्ट्री नहीं पढ़ते थे, केमिटिंग पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? केमिटिंग केमिटिंग पढ़ते थे। मिस्र के लोग पढ़ा जाता था, क्या करते थे? केमिटिंग पढ़ा जाता था, है नहीं, पहले पढ़ा जाता था। तो ये खोज कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। ये घटना कहाँ का है? केमिस्ट्री का खोज कहाँ हुआ? मिस्र देश से हुआ। मिस्र देश से जब ये निर्माण हुआ तो 19वीं शताब्दी के आसपास, पहले 19वीं शताब्दी से पहले भी लोग साइंस के बारे में जानते थे, लेकिन डेवलप नहीं था। जैसे 19वीं शताब्दी आया तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगा? केमिस्ट्री के बारे में या फिर पूरे साइंस ही डेवलप होने लगा। हर क्षेत्र, फिजिक्स अलग डेवलप होने लगा, केमिस्ट्री अलग डेवलप होने लगा, बायोलॉजी अलग डेवलप होने लगा। ये 19वीं शताब्दी में आकर ऐसा हुआ। तो कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। तो जैसे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 साइंटिस्ट थे। एक थे प्रिस्टले, दूसरा थे लेवोजियर, तीसरा थे सेलो। ये 3 साइंटिस्ट थे, प्रिस्टले, लेवोजियर और सेलो। ये तीनों ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ये तीनों इतना योगदान दिया कि इसी की वजह से केमिस्ट्री क्या हो गया आज इतना डेवलप। लेकिन ये तीनों में भी बोलते हैं ना गोबर में कि जो 10 आदमी क्या करते हैं, मिल के ये कोई काम किया, मतलब समाज के लिए कहीं मान लेते देवस्थान, तो वहाँ अकेले कोई नहीं करता है, तो 10 आदमी मिल कर करता है। तो 10 आदमी में भी एक आदमी क्या होता है जो दिन रात उसको देखभाल करने वाला एक मेन होता है। वही ये तीनों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साइंटिस्ट थे लेवोजियर। लेवोजियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साइंटिस्ट थे, इसीलिए लेवोजियर को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। जनक किसको कहा जाता है? लेवोजियर। लेवोजियर साहब को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। लेवोजियर साहब, इसको लेवोजियर को लोग लेवोसियर भी पढ़ते हैं। आपको जो अच्छा लगे पढ़िए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे देखते हैं। तो इसमें अभी हम क्या देखें? केमिस्ट्री के खोज के बारे में, किसने खोज किया, केमिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ, किस देश से हुआ, किस शताब्दी में, मतलब केमिस्ट्री का खोज पहले हो गया लेकिन 19वीं शताब्दी में इस पे विशेष रूप से फोकस किया गया। तो इसमें हम किस पदार्थ के बारे में जानेंगे? निर्जीव पदार्थ के बारे में। ये भी हम जाने कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किस पदार्थ के बारे में जानते हैं? निर्जीव पदार्थ के बारे में। तो निर्जीव पदार्थ होता क्या है? निर्जीव पदार्थ क्या होता है? सिंपल बात है, जो सांस नहीं लेता उसे निर्जीव पदार्थ कहते हैं। हम सांस ले रहे थे, हम सजीव है। जो सांस नहीं ले रहा तो निर्जीव है। जिस चीज में अभी आप वीडियो देख रहे हो वो भी निर्जीव ही है। कोई भी चीज ऐसा जो मतलब चलता, खुद से चलता नहीं है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बहुत ऐसे जीव है। हम भी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, क्या हो गया? हम भी निर्जीव हो गए क्या? नहीं। इसका सिंपल एक ही बात है, जो सांस नहीं लेता है उसी को हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। जो बिना पानी, बिना भोजन किए रह सकता है, जिसको भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत तो बहुत सारे जीव हो गए, बहुत सारे निर्जीव हो गए। कपड़ा हो गए, मार्कर हो गया, पानी हो गए, चीनी हो गए, बहुत सारे गैस होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें अभी आप लोग के यहाँ खाना भी बनता होगा, मेरे यहाँ भी खाना बनता है, वो भी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है,
हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बहुत सारी गैस भी है। तो हमको कैसे हम पढ़ेंगे, कभी हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेंगे, कभी चावल के बारे में पढ़ेंगे, कभी गेहूँ के बारे में पढ़ेंगे, क्या कभी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, कभी मोबाइल के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे सही सही रहेगा ना? कितने दिन में हम पढ़ पाएंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, जैसे साइंस को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, मेनली 3 पार्ट में, वैसे ही केमिस्ट्री को भी मेनली 3 पार्ट में बांटा। निर्जीव पदार्थ को भी क्या किया गया, 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक, तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक का हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन। फिजिकल का क्या होगा, भौतिक रसायन। तो अब कितने भागों में बांटा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, इनऑर्गेनिक 2, फिजिकल 3। ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक का एग्जांपल देते हैं। ऑर्गेनिक था तो साइंटिस्ट सबने सोचा निर्जीव पदार्थ तो बहुत है, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो बोले कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग कीजिए, इनऑर्गेनिक को अलग कीजिए और फिजिकल को अलग कीजिए। तो बाद में पूछा गया कि ऑर्गेनिक के अंतर्गत किसको रखिएगा। बोला कि इसके नाम से रिलेटेड रख दीजिए। नाम में क्या है, कार्बनिक है, तो कार्बनिक को क्या कीजिए, रख दीजिए। तो बोला गया है कि ऑर्गेनिक के अंतर्गत जिसमें कार्बन वाले यौगिक को क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित हो, इसमें क्या होगा ना कि कार्बन उपस्थित होगा, यौगिक तो होगा, कार्बन उपस्थित होगा। जिसमें कार्बन उपस्थित हुआ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। यहाँ भी ऑर्गेनिक सही से लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक, इसके बारे में जिसमें क्या होगा ना, जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित हो। एग्जाम्पल के लिए C6H6, इसमें C उपस्थित है ना, और H भी उपस्थित है। तो कार्बन कैसे लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे CARBON, कार्बन लिखते हैं इसको। इसका संकेत कैसे क्या होता है, C होता है। तो जहाँ पे C लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन होगा। जहाँ पे C होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन होगा। तो इसमें C6 है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बन है। जैसे CH4 है, C है, H4 भी है। तो हमें और कंपाउंड से और एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, देखना है कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है। कार्बन हो गया तो ऑर्गेनिक हो जाएगा। जैसे NH2CO NH2,
ये क्या है यहाँ पे सी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। जिसमें सी मौजूद रहेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और जिसमें नहीं होगा तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो अभी हम देखते हैं और एग्जांपल, जैसे CH3OH, यहाँ पे सी आया, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। COOH, ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। यहाँ पे CH3 दे देते हैं, CH2OH। ऐसे ही बहुत सारे यौगिक होंगे। तो जिसमें कार्बन उपस्थित है वो क्या होगा, कार्बनिक। अब सिंपल बात है कि कंपाउंड यौगिक तो दो ही प्रकार का होगा, एक जिसमें कार्बन होगा, कार्बन जिसमें से हट गया वो क्या हो गया, जिसमें से कार्बन हट गया वो इनऑर्गेनिक। इसी किसी में से यदि कार्बन हट जाए, जैसे H4 हो गया, H4 हो गया, क्या हो जाएगा, कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक। तो यौगिक में तो दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो कार्बनिक होगा या फिर अकार्बनिक, या तो किसी में कार्बन होगा या फिर नहीं रहेगा। तो जिसमें कार्बन रहेगा वो ऑर्गेनिक, जिसमें नहीं रहेगा इनऑर्गेनिक। तो हम क्या करते हैं, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। अब हम ऑर्गेनिक को जान लिए अच्छी तरह से कि जो जिसमें कार्बन उपस्थित रहेगा ऑर्गेनिक, जिसमें नहीं रहेगा इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंतर्गत उसी को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत जिसमें कार्बन उपस्थित हो। अब इनऑर्गेनिक के बारे में जानते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या होगा, कार्बन उपस्थित नहीं होगा, अर्थात अनुपस्थित होगा। जिसमें जिस यौगिक में, स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित हो कि ना हो, कार्बन उपस्थित न हो, उसे क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कहेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। एग्जाम्पल, अब दुनिया की सारी यौगिक हम लिख देंगे जिसमें क्या होगा, कार्बन नहीं होगा। हम लिखते हैं NH3, इसमें कार्बन है, नहीं है। MgO, इसमें कार्बन है, नहीं है। MgOH का होल 2, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है। SO3H, क्या इसमें कार्बन है, नहीं है। और क्या, AgNO3, कहीं पे C दिखाई दे रहा है, इसमें C है, नहीं है। जिसमें C नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। MgO है, नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। MgOH में C है, नहीं है, इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। SO3H में C है, C नहीं है, इसमें S है, O है, H है, मतलब C कहीं नहीं है। तो जहाँ यदि C नहीं है तो उसको किसमें पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। AgNO3, क्या इसमें C है, बिल्कुल C नहीं है, इसमें Ag है, N है, O है। इसको किस में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। इतना ही नहीं,
एलिमेंट के बारे में भी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके बारे में? एलिमेंट के बारे में। स्टडी ऑफ एलिमेंट के बारे में भी क्या करेंगे? इसी में पढ़ेंगे। लगभग मैक्सिमम एलिमेंट के बारे में इसमें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सब एलिमेंट के बारे में, कुछ एलिमेंट को हम फिजिकल में भी पढ़ेंगे, लेकिन लगभग 90% एलिमेंट को इसी के बारे में इसी में पढ़ते हैं। तो हम देख लिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यदि तो आगे देखते हैं। अभी एक और बचा हुआ फिजिकल, तो अब तो फिर वही बात आ गई जो उसमें आया था। किसमें? साइंस में आया था कि जो केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। देखिए इसमें आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, केमिस्ट्री का 3 पार्ट बोले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन के बारे में। प्रेजेंट होगा, कार्बन क्या होगा? जिसमें कार्बन क्या हो? प्रेजेंट हो। जिसमें कार्बन क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसमें कार्बन के बारे में पढ़ते, कार्बन प्रेजेंट होगा, इसमें कार्बन एब्सेंट होगा। जिसमें कार्बन मौजूद है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फिजिकल में क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री के अंतर्गत तो 2 ही चीज बोले थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और फिजिकल 3 चीज बोले। तो इसमें क्या होगा? बोले कि ऑर्गेनिक में कार्बन वाले पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में बिना कार्बन वाले पढ़ेंगे। तो अब कंपाउंड तो 2 ही तरह का होता है, या तो कार्बन वाला होगा या बिना कार्बन वाला। तो फिजिकल में क्या पढ़ेंगे? फिजिकल में पढ़ेंगे इन दोनों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब गणितीय रूप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। क्या करना है इसमें? अध्ययन करना है कौन चीज के बारे में? अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एवं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के गणितीय रूप एवं इसमें कुछ न कुछ नियम भी होगा, पढ़ेंगे। गणितीय रूप एवं नियम के बारे में देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन मौजूद होगा, जिस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करेंगे। कार्बन जिस कंपाउंड में, जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित रहेगा उसको ऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। जिस यौगिक में कार्बन नहीं रहेगा उसको इनऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे।
और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कुछ ना कुछ रूल होगा, नियम होगा, और ये दोनों का मात्रा यदि पता करना हो इसका कितना मात्रा है, तो मात्रा, और यदि कोई चीज़ वेट या वजन कुछ भी वजन ज्ञात करना हो या उसकी संख्या ज्ञात करना हो, कितना केजी है, कुछ भी ज्ञात करना हो, यानी मैथ वाले फार्मूला गणितीय रूप में, जैसे गणित में किसी का उम्र निकालते रहते हैं तो वैसे इसका उम्र नहीं निकालेंगे, उम्र भी निकालते हैं लेकिन एलिमेंट का निकालते हैं, सारे एलिमेंट का भी नहीं निकालते हैं। तो वैसे ही इसकी ऑर्गेनिक कार्बन वाले में देखेंगे इसका वजन कितना है, इसकी संख्या कितना है, ठीक है, इसका मास कितना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी वही चीज देखते हैं। ये दोनों का जो वजन और मास और रूल यदि कुछ देखेंगे वो किसके अंतर्गत देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो फिर ये सर इसको और इसको ये क्या हो गया, कार्बन प्रेजेंट रहेगा, तो कार्बन प्रेजेंट रहेगा सर, तो इसके बारे में क्या जानेंगे, तो कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके आकार के बारे में जानेंगे, और उससे क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या बोले, ये कार्बन प्रेजेंट रहेगा तो इस यौगिक ऑर्गेनिक में क्या क्या बढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके आकार के बारे में, या फिर उससे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना कार्बन वाले में इसमें भी वही देखेंगे, इसका आकार कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका और वो क्या क्या कर सकता है, उसका वो परिवर्तन कहाँ उसमें परिवर्तन कब कब होता है। ये किसके अंतर्गत, इनऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिजिकल के अंतर्गत कोई साइंटिस्ट यदि इन दोनों के बारे में कुछ बोला है, कोई रूल दिया है, तो वो रूल के बारे में इसमें पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। और ये दोनों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंतर्गत, ये दोनों के अंतर्गत जो होता है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी होगा उसको क्या करेंगे, फिजिकल में पढ़ेंगे, ये दोनों में जो भी होगा। तो सिंपल वे में, सिंपल भाषा में हम ये कहेंगे, तभी से बार बार बोले हैं, रिपीट किया है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल भाषा में ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन वाले यौगिक होंगे जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, उसमें क्या क्या स्टडी करना है, गुण, उसका क्या गुण है, उसकी बनावट कैसी है, जो संरचना होता है, या फिर उसमें परिवर्तन क्या क्या होगा, या फिर कब कब परिवर्तन हो सकता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखते हैं, या फिर केमिस्ट्री के बारे में। कंपाउंड और केमिस्ट्री एक ही चीज़ है, कंपाउंड भी इसी के बारे में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो हम क्या बोले, इनऑर्गेनिक में बिना कार्बन वाले को पढ़ेंगे। बिना कार्बन वाले को क्या पढ़ेंगे, उसका गुण के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, वो कब घुल सकता है या फिर कोई भी काम कब करेगा, कब वो बदल सकता है, उसका रूप में परिवर्तन कब हो सकता है, ये इनऑर्गेनिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिजिकल में क्या पढ़ेंगे ना, कि ये दोनों की मात्रा कितनी है, ये दोनों की मात्रा को कब कैसे मिलाएंगे तो कोई नया चीज का निर्माण होगा। ये सब जो होता है ना, मतलब इसकी मात्रा का बात कर रहे हैं कि कितनी मात्रा होनी चाहिए, मात्रा, ये दोनों का कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिजिकल के अंतर्गत आएगा। सिंपल वे में कहना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब गणित वाले रूप को, और जो कुछ साइंटिस्ट ने नियम दिए हैं उसको क्या करना है, फिजिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी केमिस्ट्री होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और बहुत सारे जैसे होते हैं औषधि रसायन, जो भी होता है ऐसे बहुत सारे होते हैं, औषधि रसायन होता है। ये अलग चीज हो गया।
आगे होगा 4 नंबर दे देते हैं, औषधि रसायन। तो नाम से स्पष्ट हो गया होगा औषधि रसायन। इसमें कौन चीज का के बारे में पढ़ेंगे? औषधि मतलब दवा सब के बारे में। इसके बाद क्या हो जाएगा? औद्योगिक रसायन। इसके बारे में कौन चीज को पढ़ेंगे? उद्योग सब के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे होगा, देख लीजिए। तो आज हम क्या क्या पढ़े एक बार शुरू से रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि साइंस के बारे में क्या पढ़ते हैं। साइंस के बारे में हमने बोला कि अज्ञात वस्तु के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम नहीं जानते। एग्जाम्पल के लिए आजकल क्या हो रहा है पता? क्या कुछ नहीं होता, कुछ विशेष काम हो रहा है जो हम लोग को जानते हैं हम लोग, लेकिन पूरा फोकस नहीं कर रहे। चंद्रयान 3 का नाम सुने हैं लोग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में नहीं जानते, वो अज्ञात है। उसके बारे में जानने के लिए रोबोट को भेजा गया। तो वो जो रोबोट भेजा गया है ना, तो कुछ ना कुछ सैंपल लेकर आएगा, कुछ ना कुछ दिखाएगा, तो अज्ञात चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो उसी को क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो वही हम अज्ञात चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। उसी के अंतर्गत हम उसको कितने भाग बांटे? उसको 3 भाग, मेनली 3 भाग में बांटे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। बायोलॉजी के अंतर्गत हमने क्या बोला पढ़ना है? बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है सजीव पदार्थ के बारे में। सजीव पदार्थ के बारे में बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है, और निर्जीव पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। और सजीव और निर्जीव की गतिविधि को हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। और क्या बोले थे? फिजिक्स के अंतर्गत कुछ ऐसी हैं जो इन दोनों का गतिविधि छोड़ विशेष प्रकार से होता है। जैसे कोई ऊर्जा हो गई, किसी चीज़ का ऊर्जा निकालते हैं, या प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वेव, ये सब के बारे में भी हम फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। कभी कभी हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं, तो उस सब को भी क्या करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला? साइंस को 3 पार्ट में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंतर्गत और फिजिक्स के अंतर्गत तीनों जान लें। कुछ बातें ऐसी होती है ना कि फिजिक्स में भी वही चीज़ पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तीनों में मिलता जुलता रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर आप बताए थे कि निर्जीव को इसमें पढ़ते तो उसमें कैसे हो। कुछ बातें होती हैं जो तीनों में पढ़ सकते हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में। क्योंकि ये तीनों भी कौन चीज़ है? एक पदार्थ ही है। पदार्थ के बारे में ही स्टडी देता है, और पदार्थ के बारे में स्टडी देता है तो बात कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा सारी पदार्थ के बारे में। तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तो पढ़ना तो करेगा तीनों में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब केमिस्ट्री में केवल वही चीज़, जो केमिस्ट्री में पढ़ते केवल केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे। कुछ को बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, कुछ को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, तो बोले हम क्या बोले, और कि जो साइंस का और पार्ट होता है जैसे सोशल साइंस में क्या होता है? समाज सब के बारे में कुछ पढ़ते, समाज में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद आया एग्रीकल्चर साइंस में क्या पढ़ते थे? कृषि के बारे में, कैसे कृषि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। होम साइंस, घर परिवार के बारे में जानकारी मिलता है, या फिर क्या कैसे करना चाहिए घर परिवार के बारे में, परिवार मेंटेन के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही अज्ञात वस्तु, इस सब में हम क्या करते हैं? जहाँ भी देखते हैं कृषि, जैसे एग्रीकल्चर साइंस हो गया, एग्रीकल्चर साइंस में भी हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर साइंस में भी वो चीज़ पढ़ते हैं जो कृषि के बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। साइंस जहाँ भी हो जाए तो अज्ञात होगा, अज्ञात वस्तु होगा। अब साइंस आता है सोशल हो, चाहे समाज वाला साइंस हो, कृषि वाला साइंस हो, जो भी साइंस होगा, अज्ञात के बारे में ही हमेशा पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइंस इस तरह से हम लोग खत्म किए थे। उसके बाद हम बोले कि जो हमारा सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए। केमिस्ट्री में हम क्या बोले थे? केमिस्ट्री कीमिया शब्द से हुआ है। कीमिया का मतलब होता है, और ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ? मिस्र देश से। मिस्र में लोग काली मिट्टी को क्या कहते थे ना? केमी कहते थे। केमी को ही क्या था? उसका रंग होता, केमी से कीमिया बना। कीमिया क्या होता था? कीमिया एक लैंग्वेज है,
वो किस लिए प्रयोग होता था? वो लैंग्वेज काला रंग को दर्शाने के लिए कीमिया शब्द का प्रयोग होता था। तो कीमिया शब्द से क्या बना? केमिस्ट्री बना। तो हम बोले थे इसका सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में जानकारी, काली मिट्टी से जब कोई घड़ा उड़ा बनाते हैं, घड़ा सब बनाते हैं, तो उसको पकने के बाद हाई टेम्परेचर में देने के बाद वो कठोर हो जाता है। उससे पानी डालने से कोई दिक्कत नहीं होता। कितना पानी में दे देते, कितना चाहे कितना आग में देते, तो फिर वो गलता नहीं है। जब वो पूरा हाई टेम्परेचर में लाल हो जाता है, काली से मिट्टी से क्या हो जाता है? लाल में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब वो कच्चे रहता है, काली मिट्टी के रूप में रहता है, कितना टेम्परेचर सुखा देते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं तो वो फिर मिट्टी की तरह हो जाता है। लेकिन उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर में देने के बाद वो जब लाल हो जाता है, तो क्या करते हैं ना कि जो कितना पानी डाले, कुछ भी डाले, तो वो गलता नहीं। वहीं से केमिस्ट्री शब्द का निर्माण, केमिस्ट्री का निर्माण हुआ था। केमिस्ट्री के बारे में वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया। आखिर बात क्या है कि जो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो पानी और कितना डालते कुछ नहीं होता है। जब वो कच्चा था तो पानी डालते थे तो तुरंत गल जाता था। इस सब के बारे में मिस्र देश के लोगों ने जानकारी दिया और बाद में धीरे धीरे साइंस डेवलप होने लगा। और ये बात 19वीं शताब्दी में। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा योगदान 3 आदमी का था। किसका? सेलो, क्रिस्टले और लेवोजियर। और ये तीनों में भी किसी ने एक का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा, वो था लेवोजियर। इसीलिए लेवोजियर को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। तो केमिस्ट्री को और क्या बोले, केमिस्ट्री में हम निर्जीव पदार्थ के बारे में जानते हैं। निर्जीव पदार्थ भी बहुत ज़्यादा होता है। जो चीज़ देखते हैं लगभग निर्जीव पदार्थ हमको दिखाई देता है। सजीव भी है, लेकिन सजीव की तुलना में मैक्सिमम क्या होता है? निर्जीव होता है। हम अभी अपने आसपास ही देखें ना, 1-2 मनुष्य बाद बाकी सब कुछ निर्जीव ही दिखाई देता है। क्योंकि हम अपना शौक जो पूरा करते हैं, हम सजीव से नहीं बल्कि निर्जीव से पूरा करते हैं। अपनी शौक को हम जो है ना निर्जीव से पूरा करते हैं। तो निर्जीव सामान बहुत ज़्यादा होते हैं। निर्जीव बहुत ज़्यादा होने के कारण उसको पढ़ना इतनी आसान नहीं है। इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। किसमें? बोला कि निर्जीव में जिसमें कार्बन मौजूद होगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत पढ़िए। उसमें क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत ये पढ़ना है कि जो उसका गुण कैसा है, आकार कैसा है, कब वो बदल सकता है। उसका इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में क्या पढ़ेंगे? जो बिना कार्बन का बना होगा। जो यौगिक क्या होगा? बिना कार्बन का बना होगा। यदि वो बिना कार्बन का बना होता है तो उसके गुण के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उनके संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत। तो सजीव निर्जीव के बारे में हम पढ़ें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के अंतर्गत। फिर फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? इसी दोनों को तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये दोनों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होगा, गणितीय रूप जो होगा, मतलब कुछ निकालना हो, चाहे इसकी संख्या निकालना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यौगिक होगा उसकी संख्या निकालना हो, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यौगिक होगा उसकी संख्या निकालना हो, तो वो संख्या कैसे निकालते? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत निकालते। या फिर कोई साइंटिस्ट ने इस दोनों के लिए कुछ रूल दिया है, वो फिजिकल के अंतर्गत मैक्सिमम को पढ़ते हैं। कुछ को ये दोनों के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया आज साइंस के इंट्रोडक्शन में पूरा पढ़ा। थैंक यू जो आप वीडियो में बने रहें।